दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है और पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतज़ार क्यों कराया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने लड़की की लाश को घर वालों को कब सौंप दिया था। बताते हैं कि रात 8:30 बजे के आसपास दे दी थी। उसके बाद पूछा जाता है कि फिर एफआईआर दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं 11:45 पर उसी रात। यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है शायद, और किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जबकि एक सही रास्ता, सही ट्रैक होता है, वह इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाती है। पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वह घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यह सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की पुलिस होती है, उस पर सवाल निशाने लगना तो जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच में सीबीआई पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव है कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी। कई सवाल उस आरोपी से भी पूछे जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। किसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं, कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी 12 डॉक्टर का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप शायद कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले को गुमराह करने की या कहीं दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब से इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या है और आगे क्या होने की संभावना है। क्योंकि सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक इस मामले में अपनी क्या क्या कार्रवाई की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की है। 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहाँ पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, वह आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होते हैं, वह आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम, दिन हो गया है, आप जाग जाओ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है, जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सोते हैं तो अपने चेहरे और माथे पर हाथ रख लेते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वह डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर रात को हुआ क्या है, क्या नहीं। उसने सिर्फ चेहरा देखा, बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वह ढका हुआ था, जिससे कि बाकी का हिस्सा देख नहीं पाया। कुछ देर बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, वह पहला डॉक्टर था। वह शायद इस दृश्य को देख नहीं पाया। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी। उसका शरीर अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़े नहीं थे। अब यह जो घटना की जानकारी होती है, वह धीरे धीरे पूरे अस्पताल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही अस्पताल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इसके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक यह बात पहुंचती है, उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे। जैसे कि अमूमन लोगों की आदत होती है
कि वे सब कुछ खुद देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने हाथों से सेमिनार हॉल की वस्तुएं भी छूने की कोशिश की थी। इसलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब यह कोई नहीं मानता था कि जिस मामले को अभी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा था, यह मामला कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की जो मीडिया होती है, चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया कि सर फ़ोटो देखिए, इस तरह से यह घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तब प्रिंसिपल संदीप घोष की उस फ़ोटो को देखकर उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर वह आते हैं। यहाँ से 10:53 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। अब परिवार के जो लोग थे वह बहुत ही डरे हुए थे। आगे वह सोचने पर मजबूर हो गए। रात 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था। अस्पताल के अंदर है, वह बीमार कैसे हो सकती है। उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फ़ोन किया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं, उसे क्या हुआ है। उसे कई बार फ़ोन करते हैं, तब जाकर चौथी बार में फ़ोन रिसीव हो जाता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वह मर चुकी है। परिवार वालों को यह बात बहुत आश्चर्य में डालने वाली थी। माता पिता, आसपास के जो लोग थे, वह सीधा दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो इसके लिए वह कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस को सूचना भी दी जाती है और पूछताछ की जाती है कि प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वह क्या खिचड़ी पका रहे थे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मामला अगर अस्पताल से बाहर जाएगा तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात भी शायद सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है। लेकिन परिवार वालों को बेटी से बहुत इम्तिहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए। इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए। अब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ को 2, 4, 5, 6 लोग थे जो आ जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। एसआईटी गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि जब यहाँ पर पुलिस वाले, जब उनकी एसआईटी की टीम पहुँचती है, जाकर देखते हैं तो लाश के पास से उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलता है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर लोग अपने मोबाइल में लगाकर गाने सुनते हैं या बात करते हैं। अब उसका मिलान किया जाता है कि वह ब्लूटूथ किसका है, और उस ब्लूटूथ को हर किसी के फ़ोन पर कनेक्ट करके देखा गया और एक के फ़ोन से वह कनेक्ट हो जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविल वॉलंटियर अस्पताल के अंदर अक्सर आना जाना करता है। वह सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है और जब उसके कमरे में जहां वह रह रहा था उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके जूते जो होते हैं उस पर खून के निशान होते हैं। महिला डॉक्टर का पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मुंह से भी खून निकल रहा था, आँखों से भी खून निकल रहा था और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोटें भी आई हैं। इसमें कि गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है, उंगली पर भी गंभीर चोट के निशान थे, उसकी टांगों पर भी चोटें पाई जाती हैं। इतना ब्रूटल यह सीन होता है, इतना बेरहम तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जाता है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर ही रही थी कि पुलिस को यह मामला 9 अगस्त 2024 को मिलता है।
13 अगस्त तक पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि हाई कोर्ट ने कोलकाता के इस मामले को संज्ञान में लिया, और संज्ञान में इसलिए लिया क्योंकि परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। परिवार की तरफ से बताया जाता है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। जाहिर सी बात तो यह है कि यही मामला नहीं, पुलिस चाहे कोलकाता की हो, पुलिस चाहे दिल्ली की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वह हर मामले को शुरुआत में ऐसे ही लेती है। उसे यह नहीं पता होता है कि कौन सा मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतनी आसानी से लिया। यही कारण है कि पुलिस ने कोई डायरेक्शन नहीं दिए। यही कारण है कि अस्पताल के जो प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिए कि भाई इतना बड़ा मामला है, किसी को भी सेमिनार रूम के अंदर जाने नहीं दिया जाए। यही कारण है कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया गया। अब 14 तारीख को सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब पुलिस ने जो एसआईटी में जो जांच पड़ताल की थी उसमें संजय रॉय ही एक ऐसा आरोपी था जो पाया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। वह खुद ही कबूल कर लेता है कि जी हाँ, मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल संजय रॉय, जो कि 5520 शंभुनाथ पंडित रोड पर रहने वाला व्यक्ति होता है, 5 अगस्त 2024 को यह एक सलवा जगह लगती है, वहाँ जाता है। कहीं ट्रेनिंग या बैठक थी तो यह 8 तारीख को वहाँ से लौट कर आता है। वहाँ से लौटने के बाद इसका ही एक साथी होता है जो कि सिविक वॉलंटियर होता है। उसके परिवार का कोई व्यक्ति था जो कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। यह 2 बार चक्कर लगाता है। एक बार तो अपने दोस्त के इस रिश्तेदार को देखने के लिए जाता है, दूसरा फिर किसी और व्यक्ति को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अक्सर वह अस्पताल के अंदर ही रहता है, मरीज को लाने ले जाना। शायद यह पुलिस का काम तो करता ही है, लेकिन यह भी बताते हैं कि यह पैसों के लिए भी कुछ काम करता है। अब यहाँ से अपने दोस्त के साथ वह सीधा कहता है कि चलो भाई कहीं चलते हैं। वहाँ से वह सीधा रेड लाइट एरिया में कोठे पर जाता है। फिर वहाँ पर अंदर रेड लाइट एरिया में नहीं जाता, लेकिन जो उसका दोस्त होता है वह अंदर जाता है और थोड़ी देर रुककर वापस आता है। यहाँ से दोनों दोस्त वापस हॉस्पिटल आते हैं और एक ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ बैठकर आराम से शराब पी सकें। दोनों बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद संजय रॉय का दोस्त तो चला जाता है, लेकिन ये अकेला रहता है। अब इसे अस्पताल में कहीं भी आने की जाने की परमिशन थी, कोई इसे रोकने वाला था नहीं। ये 4थी मंजिल पहुंचता है और इत्तेफाक से उस सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। वहां जाकर देखा है लेडी डॉक्टर आराम कर रही है, सोई हुई मिलती है। वहां जाकर इसने जो कुछ भी किया वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और तमाम अखबारों, तमाम टेलीविज़नों पर जो एक रिपोर्ट आती है कि किस तरह से उन्हें मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, सब पता चल जाता है। जब सीबीआई इससे पूछताछ कर रही थी तो यह अपने सवालों के जवाब में कह रहा था कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि जब उसका बलात्कार कर रहा था तो वह ज़िंदा थी या मर चुकी थी। अब देश इस मामले पर पल पल की नज़र बनाए हुए है। हर कोई यह जानना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले तो इसे हाई कोर्ट में संज्ञान लिया एक याचिका के माध्यम से, फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान देने के बाद यह जानना चाहा कि आखिरकार पुलिस ने क्या जांच पड़ताल की है। लेकिन जब सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की सरकार होती है तो वहाँ जो उनके वकील होते हैं उनसे सवाल किए जाते हैं कि लाश मिली कब थी। बताते हैं कि लाश 6 बजे मिली थी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम कब कराया था? तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम 2 से 4 बजे के आसपास तक, 2 घंटे के आसपास तक यह पोस्टमार्टम होता है। सवाल यह भी किया जाता है कि जब माँ और पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए आए तो उन्हें 3 घंटे तक इंतज़ार क्यों कराया गया, क्या मंशा थी? जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उन्होंने अगर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था तो उन्हें इतनी जल्दी चार्ज देने की ज़रूरत क्या थी? जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं, साथ ही यह पूछा जाता है कि तुमने परिवार को उनकी बेटी कब सौंपी, तो बताते हैं कि 8:30 बजे के आसपास सौंप दिया था। तो अब एफआईआर कब दर्ज कराई? तो अब एफआईआर के बारे में बताया जाता है कि 11 बजे उसी रात, यानी कि 9 अगस्त 2024 की रात 11:45 पर। पहले उन्होंने एक साधारण सी एफआईआर दर्ज कर ली थी, ऐसा उनका दावा है, लेकिन जो मुख्य एफआईआर थी वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद दर्ज की जाती है। यहीं पर कहीं ना कहीं
पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, पश्चिम बंगाल की जो भी एसआईटी होती है, उस पर सवाल उठने लगते हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा मैटर है जिसमें लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, जबकि इसका उल्टा होता है। एफआईआर पहले दर्ज होती है, पंचनामा भर जाता है, फिर जाकर पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि मामला इतना हाईलाइट होगा। सीबीआई ने जांच पड़ताल की है तो दो ही लोग उसकी नज़र पर हैं। पहला, मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसने खुद ही स्वीकार भी किया है कि उसने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दूसरा जो संदीप घोष है, आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन उन्होंने नैतिकता पब्लिक मिक्स से सिंपैथी पाने के लिए ली थी। जबकि जब मामला हुआ था तो 2-2.5 घंटे का समय तो वह उस लड़की के पास आने के लिए खुद लेते हैं। पुलिस के पास तक सूचना देने में कई घंटे लग लेते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले को दबाना चाहते हैं। यही कारण था कि अपने जो जूनियर होते हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर था, दबदबा था। यही कारण था कि पुलिस पर सूचना टाइम से नहीं पहुंच पाती है। हालांकि अभी सीबीआई जांच कर रही है। साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट करने की बात आई है। संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करने का मतलब यही है कि जो भी इसने अभी तक बोला है वह कितना सही है और कितना गलत। लेकिन अगर हम अगली बात करें तो सीसीटीवी कैमरे में जो जाते हुए दिखाई देते हैं वह एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, संजय रॉय, और वही वापस आता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा और कोई सीसीटीवी वहाँ पर है भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में तो यह पता चलता है कि इस पूरे मामले में संजय रॉय ही है। लेकिन जिस तरह से सीमेन की बात आती है तो 151 mg सीमेन मिला है, उसमें एक से ज़्यादा कई पुरुष भी हो सकते हैं। साथ ही जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें बताया जाता है कि 3 डॉक्टर एक महिला साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं और जो नशे की हालत में होता है संजय रॉय उसको अंदर जाने देते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करो। और इसमें फिर दूसरी कहानी भी सामने आती है। कभी 7 डॉक्टर की बात होती है, कभी 12 डॉक्टर के ऑडियो क्लिप की बात होती है। सीबीआई को बाकायदा टैग दिया गया है कि इस मामले की भी आप जांच पड़ताल कीजिए। अब देखना यह है कि ट्रेनी डॉक्टर के आरोपियों का पता चलता है या इस मामले को भी दबा दिया जाता है।